हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुनाव के नतीजे होते हैं वो गणित के किसी सीधे और स्पष्ट फॉर्मूले की तरह होते हैं। बिल्कुल, एक तयशुदा प्रक्रिया की तरह। है ना? मतलब एक पार्टी के पास जादुई आंकड़ा होता है, वो जीतती है, और जो हारता है वो बहुत ही शालीनता से सत्ता सौंप देता है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिल्कुल। ये पूरी प्रक्रिया एक साफ एक्सरे रिपोर्ट की तरह लगती है, जिसे देखकर कोई भी बता सकता है कि आगे क्या इलाज होना है। सच कहूं तो ये एक आदर्श स्थिति है, मतलब एक स्थापित परंपरा जहां हार और जीत दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह खुशी खुशी स्वीकार किया जाता है। शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण ही तो वो धुरी है जिस पर हमारा 75 साल का लोकतंत्र टिका है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वो एक्सरे मशीन ही अचानक ऐसे नतीजे देने लगे जो समझ से परे हों। वो कैसे? देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ठीक ऐसी ही एक अभूतपूर्व राजनीतिक स्थिति उभर कर सामने आई है। हार जीत का गणित तो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन जो तस्वीर बन रही है वो काफी धुंधली है। हाँ, भारतीय राजनीति के इतिहास में ये एक धुंधला अध्याय बन गया है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी उलझी हुई स्थिति के दो अहम पहलुओं की गहराई में जाएंगे। और ये पहलू बहुत ही दिलचस्प हैं। बिल्कुल। पहला तो ये कि जब कोई निर्वर्तमान मुख्यमंत्री हार के बाद भी पद छोड़ने से साफ इनकार कर दे, तो हमारा भारत का संविधान क्या कहता है? सही सवाल है। और दूसरा, इस तरह के जिद भरे कदम के पीछे की असली राजनीतिक रणनीति क्या होती है? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये केवल एक राजनीतिक ड्रामा नहीं है, बल्कि ये समझने का एक शानदार अवसर है कि हमारे संविधान निर्माता भविष्य की चुनौतियों को लेकर कितने दूरदर्शी थे। ये तो हम समझेंगे ही, लेकिन चर्चा की गहराई में उतरने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना चाहूंगी। हाँ, ये जरूरी है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बेहद संवेदनशील है। हमारे स्रोतों में कई तरह की राजनीतिक जानकारियां हैं, चाहे वे वामपंथी हों या दक्षिणपंथी। बिल्कुल, दोनों ही दृष्टिकोण इसमें शामिल हैं। तो हमारी ये चर्चा पूरी तरह से तटस्थ है। मैं या मेरे साथी विशेषज्ञ किसी भी राजनीतिक दल का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध, चाहे वो टीएमसी हो या बीजेपी। हमारा एकमात्र उद्देश्य मूल स्रोतों में दी गई जानकारी और विचारों को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है, ताकि तथ्य स्पष्ट हो सकें। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मुझे तो ये देखकर बहुत हैरानी हो रही है कि कैसे ये घटना हमारे शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के इतिहास में एक अनोखा मोड़ लेकर आई है। तो चलिए जमीनी हकीकत से शुरुआत करते हैं, ताकि आगे के संवैधानिक विश्लेषण के लिए एक आधार तैयार हो सके। बिल्कुल। तो जो ताज़ा घटनाक्रम है और हमारे स्रोत जो आंकड़े बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 207 सीटें जीती हैं, जो कि एक बहुत ही स्पष्ट बहुमत है। भारी बहुमत है, जबकि सत्ताधारी टीएमसी केवल 80 सीटों पर सिमट गई हैं। मतलब हार का अंतर बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई हैं। ये एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत झटका है ना? और सामान्यतः नतीजों के बाद एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन यहाँ ममता बनर्जी ने राजभवन जाकर इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। यही तो वो मोड़ है जहां कहानी उलझ जाती है। उनका तर्क है कि उनकी पार्टी चुनाव नहीं हारी है, बल्कि ये बीजेपी और चुनाव आयोग की उन्हें हराने की एक मिलीभगत है। और उन्होंने ये भी कहा है कि नैतिक रूप से वही चुनाव जीती हैं। बिल्कुल। अब इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से काफी तीखी रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे लोकतंत्र और संविधान पर हमला और अराजकता करार दिया है। हाँ, उनका कहना है कि अगर कोई शिकायत है तो ममता बनर्जी स्वतंत्र रूप से सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। लेकिन इस तरह इस्तीफा न देना भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं का अपमान है। उन्होंने तमिलनाडु का भी उदाहरण दिया ना? बिल्कुल। तमिलनाडु में स्पष्ट बहुमत न होने पर भी सीएम स्टालिन ने तुरंत इस्तीफा दे दिया था, एक लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करते हुए। मैं यहाँ इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए एक रूपक का इस्तेमाल करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। ये कुछ वैसा ही है जैसे क्रिकेट के मैदान में कोई टीम 100 रनों से मैच हार जाए। ठीक है। लेकिन जो कप्तान है वो पिच छोड़ने से मना कर दे क्योंकि उसे लगता है कि अंपायर पक्षपाती था। ये बहुत ही सटीक तुलना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या खेल के नियम किसी को जबरदस्ती पिच पर टिके रहने की अनुमति देते हैं? यही तो मुख्य मुद्दा है।
पिछले भाग के इस क्रिकेट वाले रूपक को ही अगर हम आगे बढ़ाएं तो अब ये देखना होगा कि हमारी जो नियम पुस्तिका है, यानी हमारा संविधान, बिल्कुल, जब कोई मुख्यमंत्री स्वेच्छा से पद नहीं छोड़ता तो संविधान सत्ता हस्तांतरण कैसे सुनिश्चित करता है? तो संविधान की किताब क्या कहती है इस बारे में? स्रोतों के अनुसार संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर ऐसा कोई नियम नहीं बनाया कि मुख्यमंत्री के स्वेच्छा से इस्तीफा देने पर ही नई सरकार बनेगी। अच्छा, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 164 में, जिसे हम आर्टिकल 164 कहते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री केवल तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे राज्यपाल का प्रसाद प्राप्त है। राज्यपाल का प्रसाद। हाँ, अंग्रेजी में इसे प्लेजर ऑफ द गवर्नर कहते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। क्या ये राज्यपाल की इच्छा या प्रसाद का नियम थोड़ा तानाशाही नहीं लगता? ये आलोचना अक्सर होती है। मतलब क्या इसका दुरुपयोग करके कोई भी राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी सीएम को नहीं हटा सकता? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और इतिहास में ऐसा हुआ भी है। लेकिन हमारे स्रोतों में एक ऐतिहासिक केस का संदर्भ दिया गया है, एसआर बम्बई केस। मैंने सुना है इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने इस बम्बई केस में इस शक्ति को सीमित कर दिया था ताकि इसका दुरुपयोग न हो, जैसा अतीत में होता था जब केंद्र सरकारें बदलती थीं। तो अब मनमानी नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं। लेकिन वर्तमान मामले में अगर हम देखें, जहां बहुमत का गणित 207 बनाम 80 का है, जो कि बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, तो चूंकि चुनाव आयोग ने आधिकारिक नतीजे घोषित कर दिए हैं, इसलिए राज्यपाल का प्रसाद वर्तमान सीएम से स्वतः समाप्त हो जाता है। तो मतलब अब राज्यपाल क्या कर सकते हैं? राज्यपाल सीधे तौर पर निवर्तमान सीएम को बर्खास्त कर सकते हैं। ओहो, बिना इस्तीफे के? बिल्कुल, उन्हें इस्तीफा सौंपने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सीधे बहुमत वाले दल के नेता को सरकार बनाने और शपथ लेने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ये तो बहुत ही स्पष्ट प्रक्रिया है। लेकिन जब तक नई सरकार शपथ नहीं लेती, तब तक राज्य कैसे चलता है? तब तक एक केयरटेकर सीएम की भूमिका होती है। केयरटेकर सरकार? हाँ, लेकिन उनके पास महत्वपूर्ण फैसले लेने की शक्ति नहीं होती। लेकिन अगर निर्वर्तमान सीएम ही अड़ जाएं तो फाइलों का क्या होगा? इसी वजह से स्रोतों में बताया गया है कि फाइलों को गायब होने से बचाने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को भी तैनात कर दिया गया है। अच्छा, सीएपीएफ को? हाँ, ये तो काफी गंभीर स्थिति है। बिल्कुल। अब जब ये साबित हो गया है कि संवैधानिक रूप से इस इनकार का कोई वजूद नहीं है, हाँ, सत्ता हस्तांतरण तो होकर रहेगा। तो मेरा दिमाग इस बात पे अटक रहा है कि एक इतनी अनुभवी राजनेता ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर रही हैं? यहाँ से हमारी चर्चा कानूनी पहलू से हटकर विशुद्ध राजनीतिक रणनीति की ओर मुड़ जाती है। मतलब इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक चाल है? यथार्थवाद जिसे हम कहते हैं। स्रोतों के अनुसार इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला है व्यक्तिगत हार और सत्ता संघर्ष। हाँ, क्योंकि वो खुद अपना सबसे मजबूत गढ़ भवानीपुर हार चुकी हैं। बिल्कुल, और उनकी उम्र 71 वर्ष है। पार्टी के भीतर ही उनके भतीजे के रूप में उनके उत्तराधिकारी और प्रतिद्वंद्वी मौजूद हैं। ओहो, तो मतलब ये घर के अंदर की भी लड़ाई है। हाँ, अपनी हार को पूरी तरह से स्वीकार करने से पार्टी पर उनका नियंत्रण कमजोर हो सकता है। ये तो समझ में आता है, एक तरह से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश है। लेकिन इसका एक दूसरा और बहुत ही अहम पहलू है जमीनी कार्यकर्ताओं का डर। ग्रास रूट वर्कर्स। बिल्कुल, कोई भी राजनीतिक दल जमीनी कार्यकर्ताओं पर टिका होता है। हाँ, वही तो, रैलियां में भीड़ लाते हैं और झंडे उठाते हैं। और बंगाल की राजनीति में दल बदल का या साइड स्विचिंग का एक लंबा इतिहास रहा है। जैसे पहले वामपंथियों के कार्यकर्ता टीएमसी में आ गए थे। एकदम सही। तो अब टीएमसी को ये डर है कि उनके निराश कार्यकर्ता कहीं नई सत्ताधारी पार्टी की ओर ना चले जाएं। मतलब बीजेपी की ओर? हाँ, अगर नेतृत्व हार मान लेगा तो कार्यकर्ता सोचेंगे कि पार्टी खत्म हो गई। इस्तीफा ना देकर और नैतिक जीत का दावा करके वो वास्तव में अपने कैडर का मनोबल बढ़ा रही हैं। बिल्कुल, वो ये संदेश दे रही हैं कि हम लड़ रहे हैं और लोग हमारे साथ हैं। ये तो बहुत ही चतुर विमर्श या नैरेटिव कंट्रोल है। और इसका एक और मकसद है, ये नई आने वाली सरकार को पहले दिन से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है। मतलब उन्हें डीलेजिटिमाइज करना। हाँ, यह धारणा बनाना कि वे जनता के समर्थन से नहीं बल्कि केंद्र के बल पर सत्ता में बैठे हैं। मैं यहाँ एक और तुलना करना चाहूंगी। बिल्कुल।
तो ये अब मौजूदा चुनाव के बारे में नहीं है, ये अपनी सेना को बिखरने से बचाने के बारे में है। सही कहा। ये ऐसा है जैसे एक डूबते हुए जहाज का कप्तान अपने क्रू से कह रहा हो कि हम डूब नहीं रहे हैं, बस एक पनडुब्बी बन रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया रूपक है ना? ताकि लोग घबराकर समुद्र में न कूद जाएं। ये सचमुच राजनीतिक यथार्थवाद को बहुत अच्छे से समझाता है। इसके दूरगामी प्रभाव होते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष यही है कि भले ही राजनीतिक बयानबाजी कितनी भी तीखी क्यों ना हो, भारत का संविधान ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ये चर्चा दिखाती है कि कैसे राजनीति में जो दिखता है, जैसे इस्तीफा न देना, हाँ। उसका असली मकसद अक्सर कुछ और ही होता है, जैसे पार्टी को टूटने से बचाना। बिल्कुल। और ये जानकारी हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। क्योंकि सूचनाओं की अधिकता वाले इस दौर में हमें राजनीतिक बयानों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थों को समझना आना चाहिए, संवैधानिक और रणनीतिक दोनों अर्थों को। तो इस सब का क्या मतलब है हम श्रोताओं के लिए? मतलब यही है कि हमें हर घटना को सतह से थोड़ा नीचे गहराई में जाकर देखना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जिस पे हम सबको खुद सोचना चाहिए। हाँ, बताइए। स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है कि जमीनी कार्यकर्ता बहुत स्मार्ट होते हैं और वे सच्चाई जानते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये छूट जाता है कि आज के इस डिजिटल युग में जहां हर जानकारी तुरंत उपलब्ध है, क्या इस तरह के नैरेटिव कंट्रोल या धारणा बनाने वाले राजनीतिक दांवपेच वाकई काम करते हैं? सोचने वाली बात है। या क्या इस तरह के कदम अंततः एक राजनेता की ऐतिहासिक विरासत को ही नुकसान पहुंचाते हैं? ये एक बहुत ही गहरा विचार है। तो इस विचार के साथ हम आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आप सब भी इस पर जरूर विचार कीजिएगा।